कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन में हम लोग अध्याय 9 वित्तीय प्रबंध पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग पूंजीकरण के बारे में देखेंगे। और पूंजीकरण का अर्थ होता है व्यवसाय के लिए आवश्यक पूंजी की मात्रा निर्धारित करना कि कितनी पूंजी व्यवसाय में लगाई जाएगी। इसको ही पूंजीकरण बोलते हैं। पूंजीकरण के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है अल्प पूंजीकरण और दूसरा है अति पूंजीकरण, और दोनों ही व्यवसाय के लिए अच्छे नहीं माने जाते। आज के इस वीडियो में हम लोग अति पूंजीकरण का अध्ययन करेंगे, जिसको ओवर कैपिटलाइजेशन कहा जाता है। जब एक व्यापारिक संस्था अपनी कुल विनियोजित पूंजी पर उचित मात्रा में आय अर्जित करने में लगातार असफल रहती है, तो ऐसी स्थिति को अति पूंजीकरण की स्थिति कहते हैं। सरल शब्दों में कहूँ तो यदि कोई व्यवसाय अपनी ही प्रकृति की या अपने ही जैसे किसी अन्य फर्म की तुलना में कम आय अर्जित करती है, तो उसको अति पूंजीकरण की स्थिति कहते हैं। जब संस्था विनियोजित पूंजी पर पर्याप्त आय अर्जित नहीं करती है, तो इससे वो समता अंशों पर उचित लाभांश घोषित नहीं कर पाती है और इसके कारण समता मूल्यों का जो बाजार भाव है वो कम हो जाता है। अति पूंजीकरण की स्थिति में कंपनी की औसत आय की तुलना में कंपनी की जो विनियोजित पूंजी है वो अधिक होती है और इसकी कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं। जैसे कि गस्टनबर्ग ने कहा है, एक निगम को उस समय अति पूंजीकृत कहा जाता है जब इसकी आय निर्गमन अंशों और बांडों पर एक उचित दर से प्रत्याय देने के लिए अपर्याप्त हो, अथवा जब देय प्रतिभूतियों का पुस्तकीय मूल्य संपत्तियों के वर्तमान मूल्य से अधिक हो, तो इसको अति पूंजीकरण की स्थिति कहते हैं। तो अति पूंजीकरण का एक सूत्र है, अति पूंजीकरण अर्थात संपत्तियों का वास्तविक मूल्य यदि पुस्तकीय मूल्य से कम हो जाए तो उसको अति पूंजीकरण की स्थिति कहते हैं। तो जो विश्लेषण हमने किया है उसके बाद हम लोग ये कह सकते हैं कि अति पूंजीकरण की स्थिति में जो कंपनी की औसत आय है वो विनियोजित पूंजी की तुलना में बहुत कम होती है। अति पूंजीकरण की स्थिति किसी कंपनी में तब कही जाती है वह जब वह निरंतर उचित प्रत्याय अर्जित करने में असफल रहे, तो इसको अति पूंजीकरण की स्थिति कहते हैं। अति पूंजीकरण की स्थिति में कंपनी की निर्गमित प्रतिभूतियों का जो पुस्तकीय मूल्य है वो कंपनी की संपत्तियों के वास्तविक मूल्य से अधिक हो जाता है। अति पूंजीकरण की स्थिति में कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य इनके समता मूल्य से कम हो जाता है। तो ये कुछ बातें हैं। तो इसके लक्षण क्या हैं? पहला लक्षण है कि अति पूंजीकरण की स्थिति में कंपनी अपनी जैसे फर्मों की तुलना में कम आय अर्जित करती है। दूसरा, अति पूंजीकरण की स्थिति किसी कंपनी में तब कही जाती है जब वह निरंतर उचित प्रत्याय अर्जित करने में असफल रहे। यदि कोई विशेष घटना है और उसके कारण प्रत्याय कम हुआ है तो उसको ध्यान नहीं दिया जाता, उसको अति पूंजीकरण की स्थिति नहीं कहा जाता। अति पूंजीकरण की स्थिति में कंपनी की निर्गमित प्रतिभूतियों का पुस्तकीय मूल्य कंपनी की संपत्तियों के वास्तविक मूल्य से अधिक हो जाता है, अर्थात जो बाजार मूल्य है उससे पुस्तकीय मूल्य ज़्यादा हो जाता है। अति पूंजीकरण की स्थिति में कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य इनके समता मूल्य से कम हो जाता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनको देखकर हम लोग कह सकते हैं कि फलानी कंपनी में अति पूंजीकरण की स्थिति है। तो अति पूंजीकरण के क्या क्या कारण होते हैं, इसको हम लोग देखेंगे। पहला कारण है अधिक प्रवर्तन व्यय। जब किसी कंपनी का निर्माण किया जाता है तो उसमें जो खर्च किया जाता है उसको प्रवर्तन व्यय कहते हैं और ये आगे चलकर अति पूंजीकरण को जन्म देते हैं यदि हम लोगों ने निर्माण में बहुत ज़्यादा खर्च किया है। प्रवर्तन व्यय कंपनी के व्यापार के अनुकूल होना चाहिए। जब पूंजी की राशि अनुमानित आय से अधिक निर्धारित कर ली जाती है तो ऐसी स्थिति में अति पूंजीकरण की स्थिति होती है। दूसरा, अधिक पूंजी का निर्गमन। जब किसी कंपनी में आवश्यकता से अधिक पूंजी का निर्गमन कर दिया जाता है तब कंपनी के पास आवश्यकता से ज़्यादा रकम एकत्रित हो जाती है
और उसका लाभपूर्ण यदि उपयोग न हो तो ये अति पूंजीकरण की स्थिति इससे निर्मित होती है। तीसरा कारण है प्रवर्तन के समय आय का अधिक अनुमान लगाना। जब किसी कंपनी के प्रवर्तन के समय या निर्माण के समय कंपनी द्वारा अर्जित की जाने वाले आय का अधिक अनुमान लगाया जाता है तो वो भी कंपनी में अति पूंजीकरण का कारण बनता है। पूंजीकरण की राशि अधिक निर्धारित कर ली जाती है तथा संस्था के अनुरूप आय अर्जित नहीं करती, तो इसी को ही अति पूंजीकरण कहते हैं। चौथा है स्फीति काल में कंपनी का निर्माण अर्थात मंदी काल में। जब किसी कंपनी का निर्माण स्फीति काल में दिया जाता है तो उस स्थिति में अति पूंजीकरण की स्थिति पैदा हो जाती है। स्फीति काल में सभी संपत्तियों को खरीदना महंगा पड़ता है, जबकि भविष्य में अधिक लाभप्रद नहीं होती वे, तो उनके मूल्य की तुलना में वो कम लाभ देती हैं और जैसे ही स्फीति काल समाप्त होता है कंपनी में अति पूंजीकरण की स्थिति निर्मित हो जाती है। पांचवा कारण है उदार लाभांश नीति। कुछ कंपनी के प्रबंधक अपनी साख जमाने के लिए उदार लाभांश निधि अपनाते हैं और ऊंची दरों पर लाभांश घोषित करते हैं और बांट देते हैं ताकि उनकी साख बढ़ जाए, और जिसके कारण वे ह्रास, अप्रचलन, नवीनीकरण आदि के लिए भी व्यवस्था नहीं करते और जिससे कंपनी की जो आय अर्जन क्षमता है वो धीरे धीरे कम होती जाती है और ये स्थिति अति पूंजीकरण को जन्म देती है। छठवां कारण है अति पूंजीकरण का अधिक ब्याज पर ऋण। जब कंपनी अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋणों का सहारा लेती है तो कंपनी के लाभ का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो ब्याज के रूप में चला जाता है और इससे कंपनी के आय पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। कंपनी लाभांश नहीं दे पाती और कंपनी में अति पूंजीकरण की स्थिति आ जाती है। सातवां है सरकारी कर नीति के कारण भी अति पूंजीकरण की स्थिति बनती है। सरकार द्वारा जो कर नीति अपनाई जाती है वो अक्सर अति पूंजीकरण के लिए जिम्मेदार होती है। जब ऊंचे कर होते हैं तो कंपनी का जो आय होता है उसका एक बड़ा भाग सरकारी कोष में जमा हो जाता है आयकर के रूप में, और कंपनियों के पास अंशधारियों में वितरण के लिए कम लाभांश बन जाता है और ऐसी स्थिति में कंपनी कम लाभांश दर घोषित करती है जिससे उसके जो अंशों का मूल्य है वो कम हो जाता है और अति पूंजीकरण की स्थिति निर्मित होती है। आठवां कारण है अपर्याप्त कोष। जब कंपनी की आय अर्जन क्षमता उसके पास उपलब्ध विभिन्न कोषों की मात्रा पर निर्भर करती है, जो कंपनी अपने लाभों में से एक भाग विभिन्न कोषों और संचयों में हस्तांतरित नहीं करती तो उस कंपनी की आय अर्जन क्षमता कम हो जाती है और अति पूंजीकरण बनती है। नौवां है दोषपूर्ण अवशयन या ह्रास नीति। अनेक उद्योग पर्याप्त अवशयन कोष की व्यवस्था नहीं करते हैं, अर्थात घिसावट यंत्रों में जो घिसावट होता है उसको अवशयन बोलते हैं, ह्रास बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो जिसके कारण कुछ वर्षों के बाद उनकी संपत्तियों की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है और संपत्तियों का वास्तविक मूल्य कम रहता है और उनकी पुनर्स्थापना करना बहुत कठिन हो जाता है और ऐसी परिस्थितियों से कंपनी में वास्तविक आय कम और संपत्तियों का मूल्य अधिक हो जाता है क्योंकि उन्होंने ह्रास की ही व्यवस्था नहीं की थी, तो इसीलिए अति पूंजीकरण की स्थिति निर्मित होती है। 10वां कारण है उचित कोष का अभाव। उद्योग की आय अर्जित करने की क्षमता उद्योगों के पास उपलब्ध कोषों पर निर्भर करती है। हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। कंपनी में उचित कोषों का होना बहुत आवश्यक है और जो कंपनी अपने लाभों का एक निश्चित भाग कोष के रूप में सुरक्षित नहीं रख पाती है उसकी आय अर्जन की क्षमता कम हो जाती है और आय अर्जन की क्षमता जब कम हो जाती है तो अति पूंजीकरण की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से अति पूंजीकरण को आज हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में अति पूंजीकरण के क्या प्रभाव पड़ते हैं या क्या दोष होते हैं, अंशधारियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, कंपनियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। और साथ ही उसके अगले वीडियो में हम लोग अल्प पूंजीकरण, जो पूंजीकरण का दूसरा भाग है, उसके बारे में भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे अति पूंजीकरण भी व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं होता
और अल्प पूंजीकरण भी एक व्यवसाय के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से और आगे चल के अध्ययन करेंगे।